ज़िंदगी में असल वाला प्यार कब हुआ आपको? असल वाला प्यार किस उम्र में और कैसे हुआ? पता नहीं। प्यार अब अट्रैक्शन तो होता है 16-17 साल की एज में, वो भी था। तो श्रुति और आपको श्रुति मेरी लाइफ में आई है, और मैं तो श्रुति का इस तरह से एहसानमंद हूँ कि उसने, मैं तो मेरे जैसे लड़के को चुन लिया। हम लोग दोस्त थे, बैचमेट थे। अच्छा, साथ मेडिकल पढ़ रहे MBBS में। और एक्चुअली जब बैचमेट होते हैं तो कुछ कुछ अफवाहें भी उड़ती हैं, इनका अफेयर चल गया, लाइक दैट। तो एक आध बार जब हम लोग 3rd ईयर 4th ईयर में थे तो किसी ने उड़ा दिया और सब लोग ये मानने भी लगे कि हमारा अफेयर है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। दूर दूर तक ना तो मेरी मन में था कि श्रुति को कभी मैं, ना श्रुति के मन में रहा होगा। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। आज आपके सामने जिस सितारे को लेकर आया हूँ वो आसमान में चमकने वाला सितारा भले ना हो, पर मैं उसके बारे में कह सकता हूँ कि वो सही का हीरो है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। वो डॉक्टर हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं और सही मायने में लेखक भी हैं वो। तो उनकी एक बहुत फेमस किताब है सही के हीरो, अव्यक्त अग्रवाल जी। नमस्ते संजय जी। नमस्कार अव्यक्त जी। हम लोग बहुत सारी बातचीत करेंगे, करीब आधे घंटे तक बातचीत करेंगे। आप में ये लेखन वाला गुण कहाँ से आया? आप तो डॉक्टरी पढ़ रहे थे। हाँ, पहले तो मैं, आपके बहुत सारे जो दर्शक हैं वो मेरे भी आपकी वजह से ही बहुत सारे मित्र हैं। तो पहले तो मैं, ये एकमात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ एक सेलिब्रिटी आम आदमी का इंटरव्यू लेता है। और तो ये जो आपने शुरू किया है ये बहुत अद्भुत है और मुझे बहुत खुशी है इसमें ज्वाइन। सेलिब्रिटी आप हैं, मैं पत्रकार हूं और मैं सिर्फ उन नायकों को तलाशता हूं, उन हीरोज़ को तलाशता हूं जो रुपहले पर्दे पर लोगों को नहीं दिखते, लेकिन समाज में और अपने आसपास के माहौल में, परिवेश में वो होते हैं और उनको सिर्फ मेरी आंखें पहचानती हैं। तो आपने पूछा लेखन, देखिए मैं हूँ तो डॉक्टर ही और ऐसे नहीं मानता हूँ कि मैं लेखक हूँ, लेकिन हाँ स्कूल वगैरह से ही शुरू हो गया था लिखना। कभी निबंध प्रतियोगिता हुई तो मैं डिबेटर बहुत अच्छा था, मतलब भाषण लोग मुझसे स्कूल टाइम में भी लिखवाते थे। तो वैसे शुरुआत हुई। एक आध ड्रामा भी लिखा है स्कूल में, तो वो भी काफ़ी तारीफ़ हुई थी उसकी वहाँ जब मैं पचमढ़ी में था। तो कहाँ से आया उसकी एक वजह मेरे पिता हो सकते हैं। पिता मेरे कवि थे, बेसिक लिखा करते थे काफ़ी, और बचपन में बहुत सुनाते भी थे कविताएं भी, और ये रवीन्द्रनाथ टैगोर वगैरह की काफ़ी सारी कविताएं सुनाना, और हम लोग एनकरेज करते थे साहित्य को पढ़ने को। अव्यक्त जी, अगर अव्यक्त डॉक्टर नहीं होते और लेखक भी नहीं होते तो क्या होते? हाँ, मैं लेखक तो नहीं होता, डॉक्टर नहीं होता, तो क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा लिख सकता हूँ आपकी तरह। मैं थिएटर करना चाहता था एक्चुअली। मेरा फर्स्ट प्यार जो बोलेंगे प्रोफेशन जिसमें मैं जाना चाहता था वो पूरी तरह थिएटर था। थिएटर का जो भी काम, मतलब मुझे थिएटर की कुर्सी टेबल जमाने का भी काम मिले, डायरेक्शन हो, लेखन हो, एक्टिंग हो, चाहे जो एक छोटा सा डायलॉग बोलना हो, वो भी मुझे मज़ा आता था उसमें। तो मैंने जब ड्रामा लिखा वहाँ स्कूल में और ख़ुद भी किया, तो मुझे जो एक स्कूल में जो एक पहली बार फील हुआ कि ये ऐसी चीज़ है जिससे बड़ा स्टारडम मिलता है। पेपर में नाम आ गया, पचमढ़ी छोटी सी जगह थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा। आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि किस तरह का है? मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे जो पिता थे वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में जॉब पर थे, और मम्मी भी। तो एक्चुअली मेरा मेडिकल कॉलेज जबलपुर में, मैं एक फैकल्टी हूँ, मेरा बर्थ भी वहीं हुआ है और मेरे दोनों बच्चों का बर्थ भी वहीं हुआ है। क्या बात है! मेरी जो वाइफ मिली है मुझे वो भी जबलपुर मेडिकल कॉलेज में, मतलब इतना कुछ वो वहीं मेरा सब कुछ रहा। तो बर्थ हुआ था तो यहाँ से एक अटैचमेंट था। मेरे डैड काफ़ी एक आदर्शवादी टाइप के इंसान और गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर थे। और फॉलोअर वो ऐसे वाले नहीं थे कि मतलब सिर्फ पढ़ना, या वो एज इट इज़ लाइफ में उनको जो डिटो होता है ना, कॉपी कैट, वो अपनाते थे। तो उसकी वजह से बचपन टफ था, मतलब आसान नहीं था, वो रिजिड, मतलब उनके जो सिद्धांत थे। तो हमारे घर में कुछ भी नहीं होता था एक्चुअली। हमारे घर में एक लोहे की पेटी थी, वही हमारा पलंग भी था, और हम लोग इतने से कमरे में भी रहे, एक झोपड़ी जैसे में, ठीक है। और फिर डैड ने बाद में संन्यास ले लिया, और मैं कभी किसी को ये बात बताता नहीं हूँ। इनफैक्ट मेडिकल कॉलेज में जब मेरे से पूछते थे कोई लोग, तो
मैं कुछ का कुछ आंसर करता था, तो मेरी वाइफ ने पहली बार मुझे, श्रुति ने बोला कि तुम क्यों छुपाते हो ये, मतलब जो मैं बोलता था क्वेश्चन पे फिर क्वेश्चंस होने लगते हैं कि क्यों किया, फिर ये किए वो, तो मैं अवॉइड करने के लिए बोल देता था पत्रकार हैं, ये पत्रकार यूजली बोलता था, और थे भी वो कुछ समय पत्रकार वो। तो उन्होंने जब जॉब छोड़ा तो हम लोग सड़क पर आ गए थे और चंदा किया गया हमारे लिए, उनको चाहते थे लोग, तो वो मेरे लिए बड़ा ह्यूमिलिटी था। मम्मी मेरी नर्सिंग में आ गई, उन्होंने नर्सिंग से भी छोटा होता है, MPW 1.5 साल का होता है, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर। तो डैड ने जब जॉब छोड़ा तो मम्मी MA वगैरह थी, तो उन्होंने वो वहाँ पर ट्रेनिंग की, तो हम लोग दूसरों के घर में रहे। तो मतलब हम कितनी उम्र थी आपकी तब? हम लोग एक्चुअली दूसरों के घरों में पहली बार मैं रहा हूँ 5 साल की एज पर, और उसके बाद 6वीं तक, मतलब आप 5 से लेकर 10-11 साल तक हम लोग 4-5 अलग अलग लोगों के घरों में रहे, और उससे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हासिल हुए, जिनमें से एक फैमिली जो है, जिनको मैं अपनी मम्मी जैसा मानता हूँ, ठाकुर आंटी अंकल, उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगा। उनका बेटा आर्मी में है, जो उन्होंने हमें बिल्कुल अपने बेटे जैसा रखा। लेकिन 3 परिवार ऐसे थे जहाँ पर हम लोग वो के साथ बहुत मेरी बहन थी छोटी, काफ़ी दिक्कतें हुई, डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ, और बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। वो मैं ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो भी है आसानी किया उस समय, मैं मानूँगा रखा हमें। लेकिन जो भी था कि जब माँ बाप नहीं होते हैं साथ में, मम्मी ट्रेनिंग पे चले गई, तो अनमॉनिटर्ड नहीं होना चाहिए बच्चे। डिस्क्रिमिनेशन भी ऐसे छोटा मोटा नहीं था, जैसे एक जगह तो मुझे खाना ही नहीं मिलता था। मुझे माल न्यूट्रिशन हो गया था 6वीं क्लास में, जब मैं था 5वीं में मैं टॉप कर रहा था, टॉप किया, और वहाँ पर क्या था कि मुझे गाय भी देखनी होती थी पूरा, और उनके घर में जो गाय थी, और मुझे चाय मिलती थी वेरी डाइल्यूटेड वाली, फिर सीधे 2 बजे मिलता था, और मेरी बहन बनाती थी खाना बहुत सारा, तो पूरा मतलब तो वह 3 रोटी, मेरे को बहुत भूख लगती थी, बड़ा हो रहा था, और कुएं से पानी भी भरता था, तो वो 3 रोटी के बाद वो मतलब बातें सुना देती थी मुझे कि कितनी खाता है, लाइक दैट। तो मैंने उसके बाद, जो रिश्तेदार नहीं थे, वो डैडी के दोस्त वगैरह थे, तो वो फिर मैं मांगता ही नहीं था, मतलब मेरा ऐसे हो गया था स्वाभिमान, मतलब कि मैं मांगूंगा नहीं। आपके फादर ने संन्यास ले लिया था, संन्यास लेने का क्या मतलब हुआ था, क्या किया था उन्होंने? जी, डैडी की ज़िंदगी पर ये सही नहीं होगा कि मैं कमेंट करूं, वो एक डिफरेंट इंडिविजुअल हैं, तो उनके किसी भी निर्णय को मैं जज करूं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, उनसे प्यार भी करता हूं, और मैं किसी भी तरह, मतलब अब ये ऐसी चीज़ें हैं कि मैं कुछ बोलूँगा तो लोग उसको जज करें। नहीं, संन्यास लिया इसका मतलब किस तरह संन्यास लिया? संन्यास उन्होंने, मतलब पैदल परिक्रमा करते हैं वो, अभी हैं वो? हाँ, वो हैं। कितनी एज है उनकी? 70 के अराउंड। 70। और मैं मिलने गया था, बच्चों को भी ले गया था अपने, और मेरी वाइफ को भी बहुत साल बहुत ढूंढना पड़ा मुझे, क्योंकि ना तो मोबाइल होता था, ना जगह पता होती थी कुछ भी। तो मैं जब बन गया डॉक्टर, तब मैंने ढूंढा उनको। लेकिन मुझे कुछ हद तक मेरा हो सकता है पलायन है रेदर देन संन्यास, मेरा ऐसा मान, एक मुझे डाउट है, मतलब मैं छोटा पलायन नहीं कहते इसको। देखिए, ऐसे पलायन कहेंगे तो बुद्ध भी पलायन कर गए थे। हाँ। तो क्या होता है कि समाज में जब बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, एक समाज का विद्रूप चेहरा भी दिखता है हमको, और ज़िंदगी का भी विद्रूप चेहरा दिखता है, तो आप उसी से मोह भंग हो जाता है। हाँ। तो वो मोह भंग हुआ उनको लगा कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जब ये वाला भाव आदमी के भीतर चला आता है तो उसको पलायन, मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके फादर का मसला है, और मैं ये मानता हूँ कि दुनिया में कोई भगवान अगर होते होंगे तो मदर और फादर के फॉर्म में ही होते हैं। तो आप उसको अपने मन में, उम्र के इस बढ़ाव पर मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ कि पलायन मत मानिएगा। उनको समाज का कोई चेहरा दिखा होगा, आपको हो सकता है मालूम भी ना हो, तो उनका मोह भंग हो गया। नहीं, बिल्कुल। और मोह भंग होना, पलायन होता है कि हम सक्षम नहीं हैं, उनका मोह भंग हुआ। मोह भंग होने से आदमी, फिर सही बात तो ये है कि मोह तो भंग हो ही जाना चाहिए, हर आदमी का होना चाहिए, और यही जीवन का जो उत्तम जीवन जो होगा वो यही होगा। तो चलिए, वो एक अलग विषय है। फिर आपको कब लगा कि आपको डॉक्टरी पढ़नी चाहिए? जैसे मैंने कहा, मैं ना स्कूल में पढ़ाई में अच्छा था, मतलब इजीली टॉप अप कर लेता था, मतलब ज़्यादा पढ़े बिना। लेकिन तो एक नेचुरल वो होता है, जब भी कोई पढ़ाई में अच्छा होता है तो या तो वो इंजीनियर बनेगा उस समय, या मेडिकल में जाएगा, अपने आप सभी लोग बोलने लगते हैं। मेरे मन में थिएटर था, तो मैं ना भारत भवन
झूठ बोल के गया पचमढ़ी से। मैंने टॉप किया 12th और मैं बोल के गया कि मैं पीएमटी के लिए जा रहा हूँ। भोपाल गया? भोपाल गया और भोपाल में मेरा एक फ्रेंड था जफ़र, स्कूल मेट था, मुस्लिम था, उसकी डेथ हो गई। तो वो एक मुस्लिम चौल थी, उसमें मैं उसके साथ एक वो, क्योंकि 100 रुपये मुझे देना होता था बस, तो वो 100 में वो मिला था 100 में, तो हम लोग एक रूम में रहते थे। तो वो गया था पीएमटी के लिए और मैं गया था थिएटर के लिए, क्योंकि मैंने एक सरिता में ऐड आया था कि एनएसडी वगैरह में जाने के लिए 10 नाटक किए होना चाहिए, एक रंगमंच से जुड़कर। उस समय ऐसा कुछ रूल था और 2-3 लैंग्वेज का भी लिखा था, तो लैंग्वेज मुझे सिर्फ हिंदी आती थी। और तो मैंने सोचा वहाँ रह के कुछ इंग्लिश इतना ख़राब नहीं था इंग्लिश मेरा, मतलब दिमाग ठीक था, तो मुझे लगता है ठीक कर लूँगा इंग्लिश। और तो थिएटर भारत भवन में मैं जाके देखा करता था और बैठे रहता था वहीं पर कि लोग जब आएंगे बाहर तो मैं उनसे पूछूंगा इस फील्ड में कैसे एंट्री करते हैं, और मैं प्रॉपर एजुकेशन के साथ जाना चाहता था, ये नहीं कि कुछ भी हवा में। तो वहाँ मिले भी कुछ लोग, और लेकिन फिर क्या हुआ कि मुझे उन्होंने एक टाइम दिया सुबह 6 बजे आने का, एक मुझे रोल दिया, उन्होंने एक मुझसे पूछा ये बोल के बताओ, तो मैंने बोल के बताया। तो बोले नहीं, तुम एक छोटा सा रोल, एक था एक ड्रामा हम लोग नया बना रहे थे, बहुत अच्छे स्तर का थिएटर ग्रुप था वो। तो उन्होंने मुझे 5 बजे या 6 बजे सुबह बुलाया, और वो था एरिया जहाँ नूर महल में रहता था, उससे बहुत आगे, मतलब वो MP नगर के भी आगे था। पैसे होते नहीं थे तो मैं पैदल गया, मतलब उतनी दूर सुबह उठ के 5 बजे उठ के, और पैदल गया, करीब पता नहीं 8-9 किलोमीटर होगा, और गया तो वहाँ कोई आया ही नहीं, कोई भी नहीं आया उनमें से जिन्होंने मुझे बुलाया। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक नोटिस लगा देते कुछ, मतलब तो मैं वहाँ बैठ के अच्छा एग्ज़ाम पास कर रहे थे PMT, मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, और मेरी बहन है छोटी, और इतना वैसे ही अनसर्टेन लाइफ है, और उसमें मैं एक ऐसे अनसर्टेन प्रोफेशन में जाना चाह रहा हूँ जिसमें पता नहीं, मतलब मैं क्या होगा, हाँ क्या होगा। और मतलब तो फिर मैंने वो समय था जब वो लोग मिले नहीं, लौट कर आया और बुक उठाई PMT की, तो मैंने सेकंड प्यार को अपने फिर सेलेक्ट किया, ऐसा हुआ, ये था। तो आपको ऐसे मैं पूछ रहा हूँ कि थिएटर का शौक जागा ही क्यों, आप पचमढ़ी में कर रहा? पता नहीं ये पता नहीं। मैं स्कूल में एक्चुअली टीचर्स का रोल है, शायद टीचर बड़े तारीफ करने लगे थे इस बात को, लेकिन मुझे घर से जो प्रॉब्लम थी ना, तो वो प्यार पूरा मेरे जीवन में टीचर्स का बहुत रोल रहा है। मेरे अभी भी क्लिनिक में मेरी टीचर की फ़ोटो लगी है, जो मेरी MBBS MD की टीचर हैं। तो वो लोग जो प्यार करते थे, मुझे तारीफ़ करते थे, जो एक होप दिखाते थे ये लड़का कुछ अच्छा करेगा, तो वो मुझे तो मुझे उसकी वजह से शेप अप होने में मदद मिली, मैं ये बोलूँगा। MBBS कब किया आपने? 93 में हम लोग एंट्री किए थे। 93 में, मतलब 5 साल लगे आपको? 5 साल को लगे, फिर MD किया। MD किया आपने? MD फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन हुआ था तो लगातार में हो गया। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि आप बच्चों के डॉक्टर क्यों बनना पसंद किया आपने? हाँ, ये क्वेश्चन अगेन वो मेरी माया चंसरा मैडम सदर में, आपको अभी भी हैं वो, तो वो टीचर मुझे बहुत पसंद थी। जब हम लोग पोस्टिंग में जाया करते थे तो जो मदरली उनका जो व्यक्तित्व है और उनके से जो भी जुड़ा हुआ है, वो सब ऐसे ही सोचते हैं उनके बारे में। और फॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से उनके पूरे करियर में आप कोई पूछेगा उनसे कि आपका मैम मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट कौन है, तो ऐसा हो नहीं सकता मेरा नाम ना ले, मुझे ये पता है। तो वो MBBS में जो मुझे उनसे प्यार सा हुआ, फिर मैंने कुछ सोचा ही नहीं कि मुझे मैडम के अंडर में रहना है। ब्रांच तो बाद में, बच्चे ऐसा नहीं था कि मुझे बच्चों से प्यार है इसलिए मैंने ये चुन लिया, इट्स नॉट कि ये सब सोच के नहीं किया। मेन रीज़न मैडम थी, माया चंसरा मैडम। ज़िंदगी में असल वाला प्यार कब हुआ आपको? असल वाला प्यार किस उम्र में और कैसे हुआ? पता नहीं, प्यार अब अट्रैक्शन तो होता है 16-17 साल की एज में, वो भी था। तो श्रुति मेरी लाइफ में आई है, और मैं तो श्रुति का इस तरह से एहसानमंद हूँ कि उसने मेरे जैसे लड़के को चुन लिया। हम लोग दोस्त थे, बैचमेट थे। अच्छा, साथ मेडिकल पढ़ रहे थे में। और एक्चुअली जब बैचमेट होते हैं तो कुछ अफवाहें भी उड़ती हैं, इनका अफेयर चल गया, लाइक दैट। तो एक आध बार जब हम लोग 3rd ईयर 4th ईयर में थे तो किसी ने उड़ा दिया और सब लोग ये मानने भी लगे कि हमारा अफेयर है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। दूर दूर तक ना तो मेरी मन में था कि श्रुति को कभी मैं
ना श्रुति के मन में रहा होगा। और उड़ गया। फिर दो किसी ने पूछा तो हमने बता दिया नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, फ्रेंड है बस और कुछ नहीं। MBBS में फिर हमारा पूरा ऐसे ही हो गया, दोस्ती दोस्ती वाला। MD करने में पीडियाट्रिक्स में कर रहा था जब, तो श्रुति 1 साल बाद आई है MS में, गायनी में। तो ये जब आई है तब हमारे बैचमेट सब यहाँ वहाँ जा चुके थे, बहुत कम लोग बचे थे। तो कोई बच्चे नहीं थे, तो मैंने एक दिन पूछा फिर पिक्चर चलना है क्या, पिक्चर चलोगी? तो ये तैयार, और इस टाइप से हुआ। MD के दौरान कौन सी पिक्चर थी वो? हाँ, वो डीनो मोरिया की फर्स्ट मूवी आई थी ना, मुसु मुसु हाथी सी वाली। वो श्रुति को पिक्चरों के नाम याद रहते, मुझे तो मुझे भी नहीं। हाँ, तो मुसु वो वाली। तो वहाँ पर पहली बार हमने जो पॉपकॉर्न एक ही में खाया और ऐसे वैसे, फिर तो वहाँ से फिर दोस्ती आगे बढ़ी। फिर एक दिन मैंने ऐसे, वो भी ऐसे ही नहीं बोला, श्रुति मेरे पास रिश्ते बताती थी, उसके पास जो आते थे कि ये आया वो आया। तो मैंने एक दिन बोल दिया क्या ये तुम रोज बताती रहती हो, तुम्हारे सामने जो बैठा उसको देख, ऐसे मजाक मतलब इस टाइप से बोला। आपके मन में मतलब कहीं ना कहीं ये बात थी, कहीं एक अट्रैक्शन डेवलप हो रहा था? थोड़ा यस होने लगा था तब, जब MDMS के समय। मेरे पास, मेरे लिए भी अरेंज मैरिज के मेरे परिवार वाले जो ताऊ जी वगैरह ढूंढने लगे, डॉक्टर लड़का। आप जब MD कर रहे थे फुल फ्लेज डॉक्टर बन चुके थे आप तो। और वो अग्रवाल लड़कियों के आ रहे थे रिश्ते, ऐसे हो रहा था। तो लेकिन फिर ऐसे हुआ। मदर आपकी? मम्मी मेरी MPW थी और रिटायर हुई। या फिर मैंने ट्रांसफ़र यहाँ कोशिश करके। उनको जब आपने बताया कि श्रुति श्रीवास्तव से मेरी शादी हो रही है, हमारे यहाँ कास्ट का कभी नहीं माना जाता, तो कोई कंसिडरेशन श्रुति की ओर से था। मतलब श्रुति के पेरेंट्स को थोड़ा सा कन्विंस के लिए गई थी। आप बहुत ही निहायत इमोशनल व्यक्ति हैं। एक्चुअली पचमढ़ी बहुत छोटी जगह, हाँ। डैड थे नहीं मेरे, हिल स्टेशन है। हाँ, तो वहाँ मुझे बुली बहुत करते थे बच्चे, मतलब पिता के लिए। मैंने एक कहानी में भी एक अपनी ज़िंदगी हल्की सी लिखी है, बिना हिंट किए कि मैं ही हूँ वो। क्या है कहानी, थोड़ा सा संक्षेप में बताएं। एक बच्चे, वो एक्चुअली सही में एक बच्चा आया था जो कि 3 साल का था, उसमें सुसाइडल टेंडेंसी थी। 3-4 साल का मेरे पास पेशेंट। 3 साल के बच्चे के अंदर माता पिता का डिवोर्स हो रहा था। तो वो बोलने लगा था मैं मरना चाहता हूँ। मदर लेकर आई थी मेरी और उसके दादाजी। तो जब मैं एम्स में पोस्ट था न्यू दिल्ली में, तो वो मेरे दिमाग में था और तो उसको मिला के मैंने लिखा था एक्चुअली एक। तो और एक और कहानी है अनगिनत आँखें, वो आप कभी पढ़ी, ठीक है। तो मुझे क्या होता था, पड़ोस के आंटी अंकल ये सब पूछते थे कि तुम्हारे पापा क्यों नहीं आते हैं। कोई बोलता था शराब पीते हैं क्या, कोई मतलब इस टाइप से बच्चों में अंकल आंटी भी करते थे, आंटी लोग जो मोहल्ले के होते हैं। और बच्चे जरा सी लड़ाई हो गई किसी बात पे तो ये बोलते थे। और मेरे लिए वो बहुत इमोशनल एस्पेक्ट था कि डैड को मैं प्यार तो करता ही था और उन्होंने बहुत अच्छी बातें ज़िंदगी में सिखाई थी, तो मुझे ऐसी कोई बिटरनेस या वो नहीं थी उनके प्रति कभी भी। तो लेकिन वो ये था कि छोटी जगह थी, सब लोग एक दूसरे को जानते थे। और तो वो मैं किस बात पे बोलने लगा आपसे? नहीं, आपने बताया इमोशनल। हाँ, तो तब मैं बहुत रोता था। तब मैं चादर छुप के, या मेरी बहन को भी बोल देते थे लोग, या कोने में बैठ के, या जंगल था वहाँ, हमारा घर जंगल में था। आपको सबसे ज़्यादा क्या अट्रैक्ट करता है, पैसा, पोस्ट या काम? मुझे सबसे ज़्यादा, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, कि पद से तो ज़रा सा भी वो नहीं है मुझे। मतलब मुझे ना, मुझे कोई डीन बनाए या मुझे कुछ भी बनाए, मुझे वो बहुत ही, मतलब मुझे लगता है उस कुर्सी की रिस्पेक्ट है, आपकी इंडिविजुअल रिस्पेक्ट नहीं है वो, ठीक है। हाँ, पैसा मैं समझता हूँ, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का। और ख़ासकर जब मैंने देखा कि हमारे लिए चंदा किया गया और मतलब कैसे आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना ज़रूरी है। हर एक युवा को मैं हो चुके हैं आर्थिक रूप से। हाँ, तो ऑब्वियसली मेरे लिए तीसरे नंबर पर जो आपने बोला काम में मुझे बच्चों के साथ उनका ट्रीट करना, उनको उनके साथ खेलना मजाक करना, ये बहुत पसंद है। और मैं आगे आने वाले समय में जो प्लान आपको बता रहा हूँ, मैं हो सकता है 5-7 साल बाद सब बंद कर दूंगा, प्रैक्टिस भी, और मैं कोई कार वार लेके गांव जाऊंगा और एक कार में भर ली दवाएँ MR से सस्ते में लेकर, और जाके वहाँ पर एजुकेट करूँगा गांव वालों को। और ऐसी कौन सी बीमारी होती है बच्चों को जो कि आपको लगता है कि उससे बचा जा सकता है? बहुत सारी है एक्चुअली।
जितनी भी इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ हैं जिनसे बच्चों की डेथ भी होती है, उनमें सब में बचाव संभव है हाइजीन और सही ज्ञान से, अवेयरनेस से और वैक्सीनेशन से। एक चीज़ जो मुझे दुख होता है इंडिया में, हमारा स्तनपान जो है फर्स्ट 6 मंथ तक सिर्फ माँ का दूध दिया जाना चाहिए, लेकिन भारत का नंबर इसमें काफ़ी पीछे है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में। नहीं, कई डॉक्टर तो बोलते हैं साल भर भी पिए कोई अच्छा है, कोई नुकसान नहीं, आगे भी पीता रह सकता है, लेकिन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, कुछ और नहीं, ना बकरी का दूध, ना गाय का दूध, ना कुछ और, ना शहद। इसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनिसेफ की ओर से एक रिकमेंडेड रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिस है जिसको प्रमोट करती तो क्यों नहीं करते लोग? महिलाएं क्यों सीरियसली नहीं लेती इसको? वो अज्ञानता की वजह से, बहुत सारी अज्ञानता है इसको लेकर, और मोटिवेशन नहीं है, और पूरा एनवायरनमेंट उनको ऐसे फील कराने लगता है कि अपर क्लास की जो महिलाएं उनको फिगर की चिंता हो जाती है। मिडिल क्लास, अपर क्लास और जो गरीब हैं, सब में अलग अलग कारण है, बट ओवरऑल हमारा स्थान काफ़ी पीछे, जिसकी, और ये टोटली फ्री का वैक्सीनेशन है, स्तनपान अमृत है, इससे बहुत सारी बीमारियां रुक सकती हैं। बट मैं देखता हूँ कि ये अचीव करना भारत के लिए बड़ा मुश्किल है, जो कि नेचुरली अवेलेबल है, और जबकि हमारी कल्चरल प्रैक्टिस में भी, मतलब सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से भी इसको अच्छा माना जाता है हमारे यहाँ पर। बावजूद इसके ऐसा है, ये बहुत आश्चर्य होता है मुझे कि ये मतलब आप एक रामबाण मानते हैं कि बच्चे को अगर हम माँ का दूध पिलाएं 6 महीने तक, साल भर तक, सिर्फ माँ का 6 महीने तो मिनिमम, 6 महीने के बाद खाना खिलाना शुरू करें, जिसे वीनिंग कहते हैं, वीनिंग ऑफ फूड या सप्लीमेंट्री फूड देना माँ के दूध के अतिरिक्त, ये बहुत ज़रूरी है। और वैक्सीनेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम है उसको प्रॉपर फॉलो करें, हाइजीन का ध्यान रखें, तो बहुत सारी बीमारियों में वैसे ही बच सकते हैं। आजकल जो बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, खासतौर पर मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि मौसम है ये, डेंगू एडीज नाम के मच्छर से होता है, धारीदार जो मच्छर होते हैं, सुबह दिन के समय यूजली काटते हैं। तो डेंगू में लोग सोचते हैं कि प्लेटलेट की कमी से डेथ हो रही है, जबकि प्लेटलेट कम होना सिर्फ एक सिम्टम होता है जो खुद ब खुद 5-7 दिन में बढ़ जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। डेंगू की मुख्य कारण डेथ का फ्लूइड इम्बैलेंस है, जो अंदर द्रव्य होता है हमारी आर्टरी में, वेसल्स में, हमारी जो वेसल्स हैं वो छन्नी की तरह थोड़ा, उनमें इसको परमेबिलिटी बोलते हैं, तो वो फ्लूइड बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जिससे कम हो जाता है फ्लूइड धमनियों में। इससे हमें रक्त की मात्रा कम हो जाती है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, इसको शॉक बोलते हैं क्लिनिकल, मतलब मेडिकल लैंग्वेज में। तो डेंगू में डेथ फ्लूइड इम्बैलेंस की वजह से होती है। तो जब भी किसी को बुखार आ रहा हो, डेंगू के लक्षण हो, तो पहला काम ओरल फ्लूइड इंटेक वो बढ़ा दे। ओरल फ्लूइड पर 90-95% केसेस ठीक हो जाएंगे घर पर, और पैरासीटामोल तकलीफ और बुखार के लिए। लेकिन 5% केसेस में हो सकता है आईवी ड्रिप की ज़रूरत हो, तो उनको टाइमली आईवी ड्रिप लगाना है। उसको जानने के लिए हीमेटोक्रिट नाम का एक छोटा सा टेस्ट है, 100 रुपये में हो जाएगा। वो डॉक्टर को देखना होता है, हीमेटोक्रिट यदि बढ़ रहा हो या कुछ और लक्षण हो, तो उसके आधार पर हमें डिसीजन लेना होता है कि ड्रिप की ज़रूरत तो नहीं है। ये ज़रूरत होती है 5% लोग केसेस में, लेकिन बहुत ज़रूरत है ये समझने की कि ये डिसीजेस ट्रिकी भी हैं, इनमें टाइम ख़राब नहीं, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप वो लाइन क्रॉस हो गई और आपने तब तक ये निर्णय नहीं लिया। टाइप 1 डायबिटीज बहुत फैल रहा है, उसका क्या कारण है? एग्जैक्ट कारण किसी को नहीं पता। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है पैंक्रियाटिक सेल्स खराब होने की वजह से होती है। पैंक्रियास से हमारा इंसुलिन बनता है। ये किस एज, मतलब कि छोटे बच्चों में हो रहा है? तो 6 महीने के बच्चे में भी देखा है मैंने, 2 महीने के बच्चे तक में देखा है। ज़्यादातर ये 1 साल की उम्र के बाद देखने मिलती है, ज़्यादातर 2 से 5 के साल के बीच में। कोई इसका मतलब कि कोई जेनेटिक वजह होती होगी? फैमिलियल नहीं होता, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस तो होते हैं, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ के फैमिलियल प्रीडिस्पोजिशन होते हैं, मतलब माता पिता को है डायबिटीज़ तो बच्चे में होने की संभावना बहुत ज़्यादा है आगे जाकर। टाइप 1 डायबिटीज़ में ऐसा फैमिलियल पैटर्न नहीं देखने मिलता, लेकिन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होते हैं। कुछ थ्योरीज हैं कि पेस्टिसाइड्स का जो इस्तेमाल होता है आजकल अनाजों में और फलों में, और इनसे ये भी काफ़ी पहले से है कि ये भी नया फैला हुआ है, मतलब टाइप 1 डायबिटीज़? हमेशा से, बीमारियां हमेशा से हैं। डिटेक्शन रेट बढ़ गया है और डेफिनेटली होने का रेट भी बढ़ गया है, क्योंकि अब एग्जैक्ट कारण नहीं पता, लेकिन खान पान में तेज बदलाव और पॉल्यूशन और पेस्टिसाइड्स ये एक फैक्टर हो सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या सावधानी रखना चाहिए? कब पता चलता है माँ बाप को कि मेरे बच्चे को ये वाली बीमारी हो गई है? मतलब किस एज तक हो तो उसको टाइप 1 माना जाए?
एज का नहीं है, उसके और भी लक्षण होते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं जिसके आधार पर डॉक्टर तय करते हैं टाइप 1 है टाइप 2 है। एक मोटा मोटा जो अंतर होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ का पेशेंट यूजली थिन बिल्ट होता है, यूजली थिन हो जाएगा, वेट लॉस होता है यूजली, खूब प्यास लगेगी, खूब यूरिन बार बार जाएगा और बहुत भूख लगेगी बच्चे को, लेकिन बावजूद उसके दुबला दिख रहा होगा। ये 3 होने के बाद क्या क्या, ज़्यादा यूरिन, ज़्यादा प्यास, ज़्यादा खाना। लेकिन इसमें मिस हो जाते हैं ज़्यादातर केसेस, मतलब पेशेंट माता पिता को लगता है जस्ट क्यों ही खा रहा है ज़्यादातर डायबिटीज़ के केस डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होने पर पता चलते हैं डॉक्टर्स को, क्यों तब जबकि सांस में दिक्कत होने लगती है, तेज तेज सांस भरना शुरू हो जाता है, बच्चा अनकॉन्शियस सा होने लगता है जिससे अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है उसको। तो इस स्टेज में पता चलता है ज़्यादातर, जो कि अनफॉर्चुनेट है, पहले ही पता चलना चाहिए। आपने और क्या पूछ रहे थे आप? हाँ नहीं, मतलब मैं तो पूछा कि सडनली जो डेथ हो जा रहे हैं लोग, हाँ, तो एक तो ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, हुआ कि रिपोर्टिंग ज़्यादा हो गई, ठीक है। दूसरा कोविड से रिलेटेड हुआ। तीसरा जो एक्सरसाइज जो है ना, इसमें बच्चे जो है खासकर युवा, ये बहुत सारे उटपटांग सप्लीमेंट भी ले रहे हैं और ये बहुत रैम्पेंट है 6 पैक ऐप के लिए। तो ये अनसुपरवाइज, अब शाहरुख खान ले रहे होंगे तो वो बड़े टेक्निकली सुपरवाइज और बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद ले रहे होंगे, ठीक है। बट एक आम लड़का क्या कर रहा है, वो तो उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो लेता है मन से, अपने कोच वोच से, जो जिम विम। तो पता चला कि स्टेरॉइड के इंजेक्शन एनाबोलिक के लगवा रहा है, वो क्रेटिन के पाउडर खूब सारा खा रहा है, कुछ भी प्रोटीन अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट को ध्यान में ना रख के कुछ भी ले जा रहा है। ऐसे करते हैं, कैफीन लेते हैं बच्चे, आपको पता है फैट लॉस करने के लिए कैफीन टैबलेट्स आती हैं, तो आपने सब भर लिया बॉडी में और जाके फिर जिम कर लिए, तो हार्ट पे एक्स्ट्रा जोर पड़ेगा, हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। लास्ट के 2 चीज़ें हैं मेरे मन में, जो मतलब मैं जानना चाहता हूँ। एक तो ये है कि वो आप आखिर में बता दीजिएगा कि अपनी तरफ से आजकल के लोगों को फिट रहने के लिए क्या करना चाहिए। उसके पहले एक सवाल है कि जिम कितना जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या सिर्फ वॉक करके काम चल सकता है? देखिए, कोई भी एक्सरसाइज फॉर्म ना तो इन्फीरियर है किसी दूसरे एक्सरसाइज फॉर्म से और ना ही सुपीरियर है। बेस्ट होता है मिक्स एक्सरसाइजेस, और आपको क्या सूट करते हैं आपके अपने नेचर के अनुसार। जैसे मुझे खेलना पसंद है, कोई भी एक गेम में मुझे उससे दिमाग और बॉडी मुझे फिट लगती है, मैं कभी टेबल टेनिस, कभी क्रिकेट, कुछ भी खेलना पसंद करता हूँ। हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए, बहुत कम में क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए उनको? जी, हेल्दी रहने के लिए जो मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ आजकल, जितना नेचुरल लाइफ हो सके उतना नेचर के जो प्लेजर है वो करने चाहिए, जिसमें नेचर ने हमें नींद दी है, खाना दिया है, वॉक करने के लिए हमारी बॉडी बनी है, खूब चलने के लिए बॉडी बनी है। हम लोग लाखों साल तक सिर्फ चला करते थे बहुत ज़्यादा, तो वॉकिंग करना, खुश रहने की कोशिश करना, ज़िंदगी को बहुत सीरियसली नहीं लेना, और संतुलित आहार लेना। और जहाँ संतुलित नहीं हो रहा है आहार किसी वजह से, डॉक्टर से बात करके अपने लिए सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। जैसे कई लोग वेगन रहते हैं पूरी तरह, तो वो B12 के लिए डेफिशिएंट हो सकते हैं, तो वो B12 वगैरह ले सकते हैं। कुल मिलाकर ये है मैसेज कि जितना नेचर के करीब आप रहोगे और नेचर ने जो चाहा है आपसे वो करोगे, आपकी बॉडी को बनाया, उतना ज़्यादा आप हेल्दी रहेंगे। सबसे ज़्यादा बड़ा डॉक्टर दुनिया का मैं मानता हूँ कौन है पता? वो है आपका अपना शरीर, सबसे बड़ा। खुद लाखों साल में बना है, इसमें सेल्फ हीलिंग होती है, खुद ही हील होती है हमारी बॉडी। डॉक्टर का काम उस हीलिंग प्रोसेस को सपोर्ट करना मात्र है। हम लोग आपकी बॉडी के बियॉन्ड जाके कुछ नहीं कर सकते, कोई डॉक्टर एक असिस्टेंट है नेचर का, मेन हीलर आपकी अपनी बॉडी है। तो ये है सही के हीरो डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल। मैं ऐसे समाज के नायकों को लेकर आपके पास आता रहूँगा और मेरा प्रयास रहेगा कि आसमान में चमकते सितारे जो होते हैं उनसे ज़्यादा चमक इनकी समाज में फैले, लोगों तक फैले और लोगों को इसका लाभ हो। मैं संजय सिन्हा, मैं आपकी कहानी सुनाता हूँ, फिर आऊँगा, जल्द आऊँगा। तब तक के लिए मुझे आप विदा दें। नमस्कार।